Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन को। यह पर्यावरण अध्ययन की आपकी मैराथन क्लास है जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, तो आप यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। यहीं से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं, एनसीईआरटी से ली हुई सारी चीज़ें हैं, तो आपको समझ के चलना है। ठीक, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, जिससे क्या होता है कि उन तक यह वीडियो पहुंच जाएगी तो वो उनके एग्ज़ाम के लिए उनकी मदद हो जाएगी। ठीक, आज हो गया आपका 18 अगस्त। आज 18 अगस्त है। एग्ज़ाम आपका सीटेट का 20 अगस्त का है। तो आपको सभी जो मैराथन क्लास हैं उनको देख लेना है। मैं आपको मैथ की मैराथन क्लास करा रही हूँ, कल आपको सीडीपी की करा दूँगी। तो और भी आप कहीं अदर चैनल से देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप यहीं से देखिए, कहीं से भी आप देख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी जो समझ है बहुत ही बेहतर हो जाएगी। तो आपको वहाँ से देख लेना है। ठीक, ओएमआर सीट की आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जानी है और आपको ब्लैक पेन लेकर के जाना है। एडमिट कार्ड है, आपने डाउनलोड कर लिया होगा, आपने देख लिया होगा आपका सेंटर कहाँ पे है। तो आपको अपनी तैयारी को जोर शोर से लग जाना है। 2 दिन आपको अच्छे से अपनी क्लासेस को देना है। ठीक, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए चैनल पर आए हुए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे मैंने आपको जो आपकी मैथ की मैराथन क्लास है, सॉरी मैथ की जो पेडागोजी की क्लास है वह मैंने करा दी है, जो आपके 2022 और 23 में 2022 और 23 में जो एग्ज़ाम हुआ था आपका सीटेट का, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वह मैंने कराई दिए हैं। तो आप देख सकते हैं मैथ की पेडागोजी को, प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे देख सकते हैं और लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, आप सभी जुड़ जाइए। बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी की। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन फिक्स होता है हमेशा सीटेट के एग्जाम में। यह हमारी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी हैं। तो इनके बारे में समझते हैं। हाँ, है कौन ये? तो यह एक वेट लिफ्टर हैं। कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? वेट लिफ्टर हैं, यानी कि यह इनको हम क्या बोलते हैं? भार उत्तोलक बोलते हैं। कौन बोलते हैं? भार उत्तोलक बोलते हैं, वेट लिफ्टर हैं। इनकी बात करते हैं तो यह आपकी आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली हैं? यह आपकी आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा जी के बारे में बात करते हैं तो इनके पिता क्या हैं? पुलिस में हवालदार हैं। कौन हैं? पुलिस में हवालदार हैं। और जब से यह 12 साल की थी तभी से इन्होंने वजन उठाने का क्या किया था? अभ्यास किया था। कर्णम मल्लेश्वरी रहने वाली आंध्र प्रदेश की हैं। इनके पिता के बारे में बात करते हैं तो इनके पिता पुलिस में हवालदार हैं। और कौन है? यह वेट लिफ्टर हैं, इनको हम भारोत्तोलक बोलते हैं। अब तक इन्होंने 29 मेडल जीत लिए हैं। आपको ध्यान रखना है, अब तक इन्होंने 29 मेडल जीत लिए हैं। और यह एक बार में 130 किलो यानी कि 130 केजी यह वजन उठा लेती हैं। कितना वजन उठा लेती हैं? एक बार में यह 130 केजी वजन उठा लेती हैं। आपको ध्यान रखना है, रहने वाली आंध्र प्रदेश की हैं, वेट लिफ्टर हैं। और जब से यह 12 साल की थी तभी से इन्होंने वजन उठाने का अभ्यास किया था। इनकी 4 बहनें भी हैं, वो भी वजन उठाने का काम करती हैं। यहाँ तक बात क्लियर? आपको कर्णम मल्लेश्वरी से संबंधित सभी पॉइंट याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मधुबनी पेंटिंग की। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। मधुबनी पेंटिंग की बात करते हैं तो चित्रमय डिजाइन को क्या कहा जाता है? मधुबनी कहा जाता है। यहाँ पर जो चित्रमय डिजाइन दे रखी है, इस डिजाइन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम मधुबनी बोलते हैं। ठीक, यह एक लोक कला का एक बहुत पुराना रूप है। क्या है? लोक कला का बहुत पुराना रूप है। कौन सा? जो आपकी मधुबनी डिजाइन है, पेंटिंग है। आगे बात करते हैं बिहार का एक जिला जिसे मधुबनी कहा जाता है। बिहार में एक जिला है जिसका नाम क्या है? मधुबनी है। तो उसी के नाम पर इस पैटर्न का नाम पड़ा है, यानी कि जो यह डिजाइन है आपकी, जो बिहार में एक जिला है जिसका नाम मधुबनी है, तो इस डिजाइन का नाम भी क्या पड़ा है? इस डिजाइन का नाम भी मधुबनी पड़ा है। किसकी वजह से? कि वहाँ पे बिहार में एक जिले का नाम है, तो यहाँ इस पेंटिंग का नाम भी यहाँ पे मधुबनी रख दिया गया है। यहाँ तक बात क्लियर? आगे बात करते हैं, यह
चावल के पाउडर के पेस्ट से बनाई जाती है और इसमें क्या होता है, रंग मिलाया जाता है। चावल का जो पाउडर होता है, यानी चावल को पीस करके पाउडर बना लेते हैं और उस पाउडर में क्या करते हैं, रंगों को मिला देते हैं। वह इससे यह जो पेंटिंग है तैयार की जाती है। आगे बात करते हैं, इन्हें बनाने के लिए यानी कि जो प्राकृतिक जो कलर उसमें जो चावल का पाउडर है उसमें मिलाने के लिए क्या करते हैं, तो उसमें नील को मिलाते हैं, नीला कलर बन जाता है। हल्दी को मिलाते हैं, पीला बन जाता है। अन्य अन्य फूलों को मिलाते हैं, पेड़ों के रंगों को यहाँ पे मिलाते हैं और तब इनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तब यह मधुबनी पेंटिंग तैयार की जाती है। यहाँ तक बात क्लियर। आगे बात करते हैं, यहाँ पे चित्रों में जो डिजाइन दे रखी है, जो जानवरों, पेड़ों, स्कूलों, पक्षियों, मछलियों, अन्य जानवर यहाँ पे दिखाए जाते हैं। यानी कि इस चित्र में क्या होता है, इस चित्र में मनुष्यों को दिखाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेड़ों को दिखाया जाता है और जानवरों को दिखाया जाता है। यहाँ पे मछलियों को, पक्षियों को, इन चीज़ों को दिखाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। दोबारा से समझिए मधुबनी पेंटिंग के बारे में। तो मधुबनी पेंटिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं, मधुबनी बोलते हैं। यह एक लोक कला का बहुत पुराना रूप होता है। किसका होता है, लोक कला का बहुत पुराना रूप होता है। बिहार का एक जिला है जिसे हम क्या कहते हैं, मधुबनी कहते हैं। बिहार के जिले का नाम मधुबनी था, इसलिए इस पेंटिंग का नाम भी क्या पड़ गया, इस पेंटिंग का नाम भी मधुबनी पड़ गया। ठीक। और यह पेंटिंग है वह प्राकृतिक कलरों से बनाई जाती है। यानी कि चावल को पीस करके जो पाउडर बनाया जाता है उसमें प्राकृतिक कलर डाले जाते हैं। कलर की बात करते हैं तो नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों आदि रंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं, चित्रों में इंसान, जानवरों, पेड़ों, स्कूलों, पक्षियों, मछलियों और अन्य जानवरों को दिखाया गया है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं यह आपकी मधुबनी पेंटिंग है। यहाँ पे मनुष्य हैं, पेड़ हैं, यहाँ पे पक्षियों को दिखाया जा रहा है और यहाँ पे फूल पत्तियों को आदि को यहाँ पे दिखाया जाता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं बेलबनका गांव की। बेलबनका गांव की बात करते हैं तो यह कहाँ पे है, बेलबनका गांव है वह क्या कहाँ पर है, तो यह आपका कर्नाटक में है। यहाँ तक बात क्लियर। कहाँ पे है, कर्नाटक में है। गीजूबाई बधेगा की बात करते हैं तो यह कहाँ के रहने वाले थे, गुजरात के रहने वाले थे। उन्होंने बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी हैं। गीजूबाई बधेगा हैं, यह गुजरात के रहने वाले थे। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। हिलगुंडी की बात करते हैं तो यह कहाँ पे है, कर्नाटक में है। हिलगुंडी जो है कहाँ पे है, कर्नाटक में है। आपको ध्यान रखना है। बेलबनका और हिलगुंडी कहाँ पे है, कर्नाटक में है। हिलगुंडी की बात करते हैं तो इसको बच्चों की पंचायत को यहाँ पे क्या कहा जाता है, भीम संघ कहा जाता है। हिलगुंडी कर्नाटक में है तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों की जो पंचायत होती है इसको हम क्या बोलते हैं, भीम संघ बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। आगे बात करते हैं, एक भारतीय रोमांस अपने, यानी कि यहाँ पे गलत हो गया है, रॉबिन नाम है इसका, रॉबिन। ठीक। एक भारतीय रॉबिन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देता है। ठीक। रॉबिन बर्ड है, यह सड़क के किनारे पर अपने अंडे देता है। आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, कोयल कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। कोयल होती है वह कौवे के घोंसले में क्या करती है, अपना अंडा देती है। आगे बात करते हैं, पक्षी अपने अंडे देने के लिए घोंसले का प्रयोग करते हैं। पक्षी होते हैं वह अपना अंडा देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, घोंसले का प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं, चूजे बड़े होने के बाद अपना घोंसला क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक। यहाँ तक बात क्लियर। आपने समझा, जो भारतीय रॉबिन है, इंडियन रॉबिन है, वह अपने अंडे है वह सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देता है। ठीक। कोयल कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। पक्षी अपने अंडे देने के लिए घोंसले का प्रयोग करते हैं। चूजे बड़े होने के बाद अपना घोंसला छोड़ देते हैं।
आगे बात करते हैं, आपको सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि बरगद के पेड़ के बारे में जो लटकती हुई शाखाओं की तरह दिखता है वह वास्तव में क्या है, इस पेड़ की जड़ें हैं। यानी कि जो बरगद का पेड़ होता है उसके जो शाखाएं लटकी होती हैं वह क्या होती हैं, उसकी शाखाएं नहीं होती हैं बल्कि वह क्या होती हैं, उस पेड़ की जड़ होती हैं। बरगद के पेड़ पर जो शाखाएं लटकी हुई देखी हैं आपने, बंदर रहते हैं उन पर लटक जाती हैं, तो वह उसकी शाखाएं नहीं होती हैं, वह उसकी क्या होती हैं, बरगद के पेड़ की जड़ें होती हैं। आगे बात करते हैं डेजर्ट की। डेजर्ट की बात करते हैं तो यह क्या है, एक रेगिस्तानी ओक का पेड़ है। रेगिस्तानी ओक का पेड़ है जो कहाँ पे पाया जाता है, आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं, ओक के पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती हैं, पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। ठीक, ओक का जो पेड़ होता है डेजर्ट रेगिस्तानी ओक है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन बना है यहाँ से। तो ओक के पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती हैं, पानी के पेड़ के तने में जमा हो जाता है। आगे बात करते हैं, असम में चावल की नई फसल के अवसर पर क्या होता है, बिहू उत्सव मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, माघ बिहू है, यह 14-15 जनवरी को या असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ में मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, बिहू के अवसर पर बांस के भेला घर बनाए जाते हैं। आगे बात करते हैं मुक्तापुर गांव की, तो यह कहाँ पे है, आपका आंध्र प्रदेश में है। मुक्तापुर कहाँ पर है, आपका तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है। इस राज्य के पोचमपल्ली जिले में है। आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना राज्य के कहाँ पर है, पोचमपल्ली जिले में है। ठीक, आगे बात करते हैं, पोचमपल्ली जिले में पारंपरिक व्यवसाय है जो कालीन की बुनाई, खिलौना बनाना, इत्र उत्पादन का प्रयोग होता है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, जो आपका पोचमपल्ली जिले में है। तो यहाँ पे जो बुनाई होती है, खिलौने बनते हैं, कालीन की बुनाई होती है, यह यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, फेमस है, यहाँ की पारंपरिक व्यवसाय है। आगे बात करते हैं, ये चीज़ें उस जगह के नाम से प्रसिद्ध की गई हैं जहाँ उन्हें बनाया जाता है, और कुल्लू शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम रेशम, कश्मीरी कढ़ाई आदि का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं, आबू धाबी है, संयुक्त राज्य अमीरात में, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। आबू धाबी की मुद्रा क्या है, यहाँ पे आबू धाबी की मुद्रा आपकी दिरहम हो जाती है। ठीक, आबू धाबी संयुक्त राज्य अमीरात में है और यहाँ की मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा आपकी दिरहम हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं चित्तपम की। ठीक, चित्तपम मलयालम में पिता को क्या कहा जाता है, पिता का छोटा भाई होता है। ठीक, चित्तपम मलयालम भाषा में, मलयालम भाषा है यह आपकी चित्तपम, तो इसमें पिता का छोटा भाई होता है। ठीक, कुंजम्मा मलयालम भाषा में पिता के छोटे भाई की पत्नी होती है, यानी कि चित्तम को क्या कहा जाता है, इसको हम चाचा बोलते हैं और कुंजम्मा को हम चाची बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। ठीक, आगे बात करते हैं, केरल में फलों के पेड़ मिलते हैं और नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी आदि का यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं। ठीक, केरल में फलों के पेड़ मिलते हैं जैसे नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी, यहाँ पे यह फेमस हैं। ठीक, आगे बात करते हैं, रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ क्या है, खजूर का है, जो कहाँ पे पाया जाता है, आपका रेगिस्तान में पाया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, केरल में विभिन्न मसाले मिलते हैं, जैसे बात करते हैं तेज़पत्ता की, इलायची, यानी कि केरल के यहाँ पे यह फेमस चीज़ें हैं तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, केरल में आपको ध्यान रखना है, केरल का क्या होता है, टिपियोका होता है। क्या होता है, टिपियोका होता है, जिसको हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, साबूदाना बोलते हैं, साबूदाना। ठीक, यह आपको ध्यान रखना है, यहाँ का फेमस है, कई बार पूछा जा चुका है। आगे बात करते हैं, तो केरल में कौन कौन से मसाले मिलते हैं, तेज़पत्ता मिलता है, इलायची मिलती है, काली मिर्च, गरम मसाला, छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि यहाँ इससे यह बनाया जाता है। आगे बात करते हैं स्लॉथ के बारे में। ठीक, स्लॉथ के बारे में बात करते हैं, तो स्लॉथ है वह भालू जैसा दिखता है।
स्लॉथ की बात करते हैं, किसके जैसा दिखता है? भालू के जैसा दिखता है, पर वह भालू नहीं होता। स्लॉथ है वह भालू के जैसा दिखता है, बट वह भालू नहीं होता है। आगे बात करते हैं, यह दिन के करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे से लटका कर मस्ती से सोता है। यानी कि जो स्लॉथ होता है बंदर के जैसा दिखता है, लेकिन भालू के जैसा दिखता है, लेकिन भालू नहीं होता है। और यह 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक करके क्या करता है? सोता है। आगे बात करते हैं, यह पेड़ पर रहते हैं और उसी पेड़ के पत्ते खाकर क्या करते हैं? यह पलते हैं। एक पेड़ पर रहते हैं, उसी पेड़ के क्या करते हैं? यह पत्ते को खा करके वहाँ पे अपना गुजारा करते हैं। आगे बात करते हैं, लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। यानी कि अपने पूरे जीवन में 40 वर्ष के पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 पेड़ों पर रहते हैं। तो आप देख सकते हैं यह कितना आलसी स्लॉथ है। ठीक, आलसी है, 17 घंटे सो रहा है और 40 वर्ष तक यह जीता है और अपनी 40 वर्ष की उम्र में 8 पेड़ों पर सिर्फ यह रहता है और उसी पेड़ की पत्तियों को खा करके अपना जीवन व्यतीत करता है। आगे बात करते हैं, ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से उतरता है। अब बताओ आप कितना यह आलसी है। तो यह सप्ताह में एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। यहाँ तक बात क्लियर। शौच से आपके क्वेश्चन बनेंगे, आप कर ही देंगे। यानी कि स्लॉथ है, भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। ठीक, यह 17 घंटे पेड़ पर उल्टे लटक करके सोता है और यह जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ की पत्ती खा करके यह अपना गुजारा करता है। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर रहने की तकलीफ उठाता है, घूमने की तकलीफ उठाता है। ये सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं बाघ की। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। बाघ की जो मूंछें होती हैं वह हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। बाघ को शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। आगे बात करते हैं, बाघ मूंछों से इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ मूंछों से इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध को छोड़ जाते हैं। बाघ होते हैं वह अपनी टॉयलेट करने के बाद में अपनी वहाँ पे गंध छोड़ जाते हैं, तो इनका वह इलाका बन जाता है और यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। यानी कि इनका जो इलाका होता है बाघ का कई किलोमीटर का हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है बाघ से संबंधित। आगे बात करते हैं, एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। यहाँ पे बात की गई है, एक बाघ दूसरे बाघ की मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। आगे बात करते हैं, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है और गुस्से में कराहना में गुर्राना, अलग आवाज़ और अपनी बाघिन को बुलाना, तो यह अलग आवाज़ इस तरीके से करता है। आगे बात करते हैं, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ होता है इसका गुर्राना 3 किलोमीटर तक हम सुन सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, बाघ हवा से पत्तों को हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को भांप लेता है। ठीक, आगे बात करते हैं, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूमते हैं। बाघ के दोनों कान हैं बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूमते हैं। आगे बात करते हैं, बाघ इतना सतर्क जानवर है लेकिन इस सब के बावजूद आज वह खतरे में है। बाघ क्या है? सबसे सतर्क जानवर है और यह आज क्या है? खतरे में है। यह देखने को बहुत कम ही मिलता है। आगे बात करते हैं, हाथी को उसके दांतों के लिए मार दिया जाता है। हाथी के दांत होते हैं उनको हाथी के दांतों के लिए मार दिया जाता है हाथियों को। गैंडे को सींग के लिए मार दिया जाता है। गैंडा होता है इसको सींग के लिए मार दिया जाता है और हाथी को दांत के लिए मार दिया जाता है। शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है।
शेर की जो खाल होती है, मगरमच्छ की जो खाल होती है और सांप की जो खाल होती है, उनको इसके लिए मार दिया जाता है। आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी जो हिरण होता है, इसको थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। आगे बात करते हैं, हमारे देश में बाघ और कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश में जो बाघ हैं और कई सारे ऐसे जानवर हैं जिनकी क्या हो गई है, यह लुप्त हो गए हैं, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा बन गया है। ठीक, आपको इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे समझा कि हाथी को उनके दांतों के लिए मार दिया जाता है, गैंडे को सींग के लिए मार दिया जाता है, शेर मगरमच्छ सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है, कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लिए लुप्त हो जाने का खतरा होता है। यहाँ तक बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों में सुरक्षा दे रही है। हमारे देश की जो सरकार है, इनको बचाने के लिए क्या दे रही है, जंगलों में सुरक्षा दे रही है। जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यहाँ पे सुरक्षा दी जा रही है, तो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे सरकार है, इनको बचाने के लिए सुरक्षा दे रही है, तो उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वहाँ पे इनके लिए सुरक्षा है। राजस्थान के भरतपुर जिले में एक घाना राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर भी यह रहते हैं। ठीक, राजस्थान के भरतपुर जिले में क्या है आपका, घाना राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बात करते हैं, इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। यानी कि जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, आपका घाना राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, जो आपका कहाँ पर है, भरतपुर जिले के राजस्थान में है। तो यह आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इन सभी पार्क में क्या होता है, जानवरों को कोई भी इंसान नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। आगे बात करते हैं केरल की। केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं। जैसे बात करते हैं नारियल की, केला की बात करते हैं, कटहल की बात करते हैं, पपीता, सुपारी आदि। यानी कि केरल में सबसे ज़्यादा कौन कौन से पेड़ मिलते हैं, फल मिलते हैं यहाँ पे। तो केरल को हम किसके लिए जानते हैं, मसाले के लिए जानते हैं। ठीक, केरल का सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, टिपियोका है। क्या है, टिपियोका है, जिसको हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, साबूदाना बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी, यह आपके यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलते हैं। आगे बात करते हैं रेगिस्तान की। इसमें उगने वाला एकमात्र पेड़ क्या है, खजूर है। आगे बात करते हैं रेगिस्तान की, तो एकमात्र पेड़ क्या है आपका, खजूर का है। आगे बात करते हैं, केरल में विभिन्न मसाले मिलते हैं, जैसे तेजपत्ता, इलायची और काली मिर्च। ठीक, केरल में विभिन्न मसाले मिलते हैं, जैसे तेजपत्ता, इलायची और काली मिर्च। आगे बात करते हैं, गरम मसाला छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि से बना होता है। जो आपका गरम मसाला होता है, छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि इन चीज़ों से बना होता है। ठीक, आगे बात करते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर की। जो आपकी बहिदा प्रिज्म है, यह कौन थी, भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर थी। भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर थी, कौन थी, लेफ्टिनेंट कमांडर, जो आपकी बहिदा प्रिज्म थी। ठीक, आपको ध्यान रखना है, बहिदा प्रिज्म परेड का नेतृत्व करने वाली एक पहली महिला हैं। बहिदा प्रिज्म है, यह परेड का क्या करती हैं, नेतृत्व करती हैं, और यह आपकी फर्स्ट ऐसी महिला हैं जिन्होंने आपका क्या किया है, इन्होंने परेड का नेतृत्व किया है। क्या किया है, परेड का नेतृत्व किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे यह आपको ध्यान रखना है। ठीक, बहिदा प्रिज्म है, इन्होंने क्या किया है, परेड का नेतृत्व किया है, और भारतीय नौसेना में एक पहली महिला डॉक्टर हैं। आगे बात करते हैं बहिदा प्रिज्म की। तो यह आपकी रहने वाली कहाँ की थी, जम्मू और कश्मीर की थी। जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले में, जो आपका
धनंडी गांव है, यहाँ की रहने वाली हैं। ठीक, जो आपका राजौरी जिले का एक धनंडी गांव है, यहाँ पे रहने वाली थी, जो आपका कहाँ पे पड़ता है, जम्मू और कश्मीर में पड़ता है। आगे बात करते हैं परेड में कुल जो आपकी संख्या होती है परेडों की, तो इनकी संख्या होती है, क्या होती है, 36। ठीक, परेडों में कुल आदेशों की संख्या होती है, वह कितनी होती है, 36 होती है। प्रिज्म एक ऐसा कांच होता है जो 7 रंग का दिखता है। प्रिज्म एक ऐसा कांच होता है जो कैसा दिखता है, 7 रंग का दिखता है। आगे बात करते हैं तिब्बती, जिसे भोटी भी कहा जाता है, लद्दाख में बोली जाने वाली एक भाषा है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तिब्बती है जिसको हम क्या बोलते हैं, भोटी कहते हैं, लद्दाख में बोली जाने वाली एक भाषा है। ठीक, यहाँ से आपने समझा कि लेफ्टिनेंट कमांडर बहिदा प्रिज्म है, वह भारतीय नौसेना में क्या है, एक डॉक्टर हैं, और इनको परेड के नेतृत्व के लिए जाना जाता है, और यह एक पहली महिला ऐसी हैं जिन्होंने जो परेड का नेतृत्व किया है। यह जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले के धनंडी गांव की थी। ठीक, आगे बात करते हैं परेड में कुल आदेशों की संख्या क्या है, 36 है। और प्रिज्म एक ऐसा कांच होता है जहाँ पे जो आपका 7 रंग का दिखाई देता है। ठीक, तिब्बती जिसे बोटी भी कहा जाता है, जो आपकी लद्दाख की भाषा है। ठीक, बोटी भाषा है वह कहाँ की है, आपकी लद्दाख की भाषा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं बोटी भाषा में, यानी कि तिब्बत में जो बोली जाती है बोटी भाषा में माँ को क्या कहा जाता है, माँ को हम क्या बोलते हैं, आमाले कहते हैं। बोटी भाषा में, तिब्बतन भाषा में हम माँ को क्या कहते हैं, आमाले कहते हैं, और पिता को क्या कहते हैं, आवाले कहते हैं। माँ को आमाले, पिता को आवाले कहते हैं। ठीक, रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीड़ा को अपनी जो गंध होती है, उसकी गंध होती है, उसको कई किलोमीटर से ढूंढ भी सकता है। ठीक, वह रेशम का कीड़ा होता है, अपनी मादा को क्या करता है, उसकी गंध से ढूंढ लेता है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं चोटियाँ चलते समय जमीन पर, जो चींटी होती हैं, चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ एक ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर वह पीछे आने वाली चिड़ियों को रास्ता मिल जाता है। यानी कि जो आपकी यहाँ पे क्या है, जो आपकी जो चींटी होती हैं, यह जमीन पर चलती हैं, तो क्या करती हैं, एक के पीछे एक चलती है, आपने देखा है। तो यह अपनी क्या करती हैं, गंध छोड़ती जाती हैं, इससे यह इनकी एक रास्ता अलग बन जाती है। आगे बात करते हैं मच्छर हमारे शरीर को गंध, खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमको ढूंढ लेता है। यानी कि मच्छर होता है, जो हमारे पैर होते हैं, पैरों के जो तलवे होते हैं, नीचे वाला जो पोर्शन होता है, वहाँ की उनकी हीट से, उनकी गर्मी से हमको क्या कर लेता है, ढूंढ लेता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कि सड़कों पर कुत्तों को भी अपनी जगह बटी होती है। सड़क पर जो कुत्ते होते हैं उनका भी अपना एक एरिया मार्क होता है, आपको ध्यान रखना है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आ गया था। यानी कि एक दूसरे की टॉयलेट से वह पहचान लेता है कि वहाँ के इलाके का हमारे इलाके में यह कुत्ता आ गया है, तो वह एक दूसरे को अपनी मल मूत्र की गंध से पहचान लेता है। आगे बात करते हैं जैसे हम इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते हैं। यानी कि हमको जितने रंग दिखाई देते हैं, हमें जो कलरफुल इतना दिखाई देता है, तो जो जानवर होते हैं उनको इतना नहीं दिखाई देता। ज़्यादातर चीज़ें इनको ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देती हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर को कुछ रंग देख सकते हैं। यानी कि ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि कुछ जानवर हैं जो दिन में जगते हैं, तो उनको उनकी जो दुनिया होती है उनको कलर दिखाई देते हैं, थोड़ी रंगीन होती है, लेकिन जो रात में जगते हैं उनको काला और सफ़ेद दिखाई देता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। आगे बात करते हैं सांप के बाहरी कान नहीं होते, सांप के कान होते हैं वह बाहर नहीं होते। ठीक, जमीन पर हुए कंपन को ही महसूस कर पाता है। जो सांप होता है जमीन पर कंपन होती है उसको महसूस कर लेता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं
जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत को यानी कि शेर और चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश दे देता है। कौन दे देता है? जो ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर होता है, इसके पास मुसीबत आ जाती है यानी कि शेर और चीता आ जाता है, तो इसको देख करके वह एक अलग तरीके की आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है कि हमारे यहाँ पे यह शेर और चीता आ चुके हैं, अब हम पर मुसीबत आ गई है, तो आपको ध्यान रखना है। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, यानी कोई खतरा होता है तो पक्षी हैं वह अपनी अलग अलग आवाज़ को निकालते हैं। आगे बात करते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़ को यह निकालते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे मछलियों की। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगों से देती हैं। जो बिजली की तरंगें होती हैं उनसे यह अपनी वह देती हैं, क्या देती हैं? चेतावनी देती हैं कि यहाँ पे खतरा हो चुका है। ठीक, कुछ जानवर तूफान या भूकंप के आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं वे जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं। वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। यहाँ तक बात क्लियर? कुछ लोग जंगल में रहते हैं, वे जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं। वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। यहाँ तक बात क्लियर? आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, सन 2004 की बात है। सन 2004 दिसंबर में आई सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा की गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई थी। 2004 दिसंबर में आई एक सुनामी थी, तो जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके चेतावनी को देखकर, उनकी आवाज़ों को देखकर जो अंडमान निकोबार के जो वहाँ पे रहने वाले आदिवासी थे वह समझ गए थे कि अब कोई यहाँ पे खतरा आने वाला है। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया था। तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी कहर से अपनी जान बचा पाए थे। यानी कि जो आपके यहाँ पे क्या है कि जो जानवरों का अजीब व्यवहार था उससे वह पहचान गए थे कि यहाँ पे सुनामी आने वाली है। तो यह सुनामी 2004 में आई थी और उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ के जो आदिवासी लोग थे उन्होंने उस इलाके को खाली कर दिया और उनकी जान बच गई थी। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं सपेरों के बारे में। सपेरे लोगों को क्या कहा जाता है? उनको हम कालबेलिया कहते हैं। सपेरे लोग होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? कालबेलिया बोलते हैं। कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। कालबेलिया जो डांस करते हैं, नाचते हैं, तो वह सांप की तरह नाचते हैं, उनकी तरह यह डांस करते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही क्या होते हैं? जहरीले होते हैं। हमारे देश में कई तरह के सांप पाए जाते हैं, उनमें से 4 तरह के जो सांप होते हैं वह कैसे होते हैं? जहरीले होते हैं, जिनके नाम मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। नाग होता है, करैत होता है, दुबोइया होता है और एक आपका अफाई होता है। ठीक, आपको समझना है कि सपेरे लोगों को क्या कहते हैं? हम कालबेलिया कहते हैं। और जो सपेरे लोग होते हैं यह जब नाचते हैं तो इनकी जो स्टेप होती हैं, जो नाचने का तरीका होता है वह बिल्कुल सांप की तरह होता है। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 प्रकार के सांप होते हैं जो कैसे होते हैं? जहरीले होते हैं। ठीक, जहरीले सांप होते हैं। जो फर्स्ट आता है आपका नाग, दूसरा आता है करैत, तीसरा दुबोइया, चौथा आपका अफाई हो जाता है। यह आपके 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में क्या होता है? वहाँ पे जहर चला जाता है। यानी कि सांप जब काटता है तो उसके जो 2 खोखले दांत होते हैं आगे के, यहाँ पे 2 दांत होते हैं, उनसे वह काट लेता है तो अपना यहाँ पे निशान छोड़ जाता है। 2 दांत यहाँ पे उसके बन जाते हैं।
तो जहर का असर ख़त्म करने वाली दवाई है वह सीरम है, तो वह किससे बनाई जाती है? तो सांप के जहर से ही वह दवाई तैयार की जाती है। आपको ध्यान रखना है, सांप के जहर से ही सांप की दवाई है वह तैयार की जाती है। और यह दवाई है, यह जो सीरम है, सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलता है। सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर यह सीरम मिलता है। सांप के काटने की जो दवा होती है वह सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, उसके दो जो आगे के खोखले दांत होते हैं उनसे वह काटता है। जब सांप काटता है तो वहाँ पे दो निशान बनाकर चला जाता है। आगे बात करते हैं, आमतौर पर हमारे पेट के अंदर का तापमान लगभग क्या होता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आमतौर पर हमारे जो पेट का तापमान होता है वह कितना होता है? लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारे पेट का पाचक रस होता है एसिड अम्ल की तरह होता है। हमारे पेट का पाचक रस होता है वह कैसा होता है? एसिड अम्ल की तरह होता है। काला हांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, काला हांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है, फिर भी यहाँ के लोग भुखमरी का शिकार होते हैं। आत्रेयपुरम यानी कि आंध्र प्रदेश में यह स्थित है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों आदि जीवों का शिकार करते हैं। कुछ ऐसे पेड़ भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़े आदि छोटे जीवों का शिकार करते हैं। और इनमें नेफेंथीज है वह सबसे ज़्यादा क्या है? मशहूर है। नेफेंथीज को ही हम क्या बोलते हैं? इसको ही हम घट पर्णी पौधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घट पर्णी बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में यह आपका नेफेंथीज है, यह पाया जाता है। आगे बात करते हैं, इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। यह जो घटपर्णी पौधा होता है इसके ऊपर क्या लगा होता है? एक ढक्कन लगा होता है। आगे बात करते हैं, घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। जो घड़े के खास खुशबू निकलती है इसमें से कीड़े क्या होते हैं? खींचे चले आते हैं। आगे बात करते हैं, पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। यह जो मशहूर है, कौन है? नेफेंथीज ऐसा शिकार करता है, ऐसा जीव है जो अपने जाल में यह कीड़ों को फंसा लेता है और क्या करता है? और यह खा जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। अब आगे बात करते हैं, ठीक, जीवों को खाने वाला किन को खाने वाला है यह नेफेंथीज? यह छोटे छोटे जीवों का शिकार कर लेता है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको अपने जाल में फंसा करके खा जाता है। कुछ बीज हवा में उड़कर बहुत दूर दूर तक क्या करते हैं? पहुंच जाते हैं। कुछ बीज हैं वह हवा में उड़कर बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। कुछ बीज हवा में तो उड़ नहीं पाते हैं। कुछ बीज हैं हवा में उड़कर बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं, कुछ बीज हवा में उड़ नहीं पाते हैं। यह जानवरों की खास तौर पर हमारे कपड़ों पर अटक जाते हैं। कहाँ पे? खाल और कपड़ों पर यह अटक जाते हैं। इसकी वजह से यह कहाँ पहुंच जाते हैं? दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। पौधे होते हैं जब उन पे बीज आ जाते हैं तो वह जो उनकी जो फलियां होती हैं वहाँ से जो बीज निकलते हैं उनको दूर दूर तक छिटक देते हैं। जैसे बात करते हैं, सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं तो चिटक कर बिखरने लगती हैं। सोयाबीन की जो फलियां होती हैं सूख जाती हैं तो वह क्या होती हैं? वह चिटक कर बिखरने लग जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मैंट्रल ने अपने कुत्ते के साथ शहर से लौटे। उन्होंने कहा कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं, तो इन बीजों में अपने कपड़ों को चिपका कर देखकर वह हैरान हो गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला और बीजों को बारीकी से देखने के लिए बीजों के छोटे छोटे हुक थे, तो इसकी मदद से बीज कपड़े में रेशों में अटक गए थे। यह देखकर मैट्रल ने आइडिया आधा बेल को बनाने की वेलक्रो
से दोनों सतह पर चिपक जाती है तो खुलने पर चर चर की आवाज़ होती है। तुम बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि का इस्तेमाल देखा होगा। न मज़ेदार किस्सा प्रकृति की प्रेरणा लेने का है। तो यह घटना कब की है? 1948 की है। किसके द्वारा इस पर विचार मंथन किया गया था? तो जॉर्ज मेंडल। आपने देखा होगा जो आपके सैंडल आते हैं, ठीक, आपने सैंडल में देखा है जो आपकी चिपकाने की आती है, उसमें से जो हम पैर पर लगाते हैं चिपकाने की आती है, तो वह होती है, वह उसको जब हम चिपकाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? वेलक्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम वेलक्रो बोलते हैं। तो इसको हम वेलक्रो बोलते हैं। तो इसका क्या किया था? इसका आइडिया उसके दिमाग में आया था। तो यह एक इसको खोलने पर चर चर की आवाज़ आती है। तो यह एक प्रकृति का एक प्रेरणा लेने का एक बहुत अच्छा किस्सा है। यहाँ तक बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वेलक्रो के बारे में बात आती है तो आपको ध्यान रखना है जॉर्ज मेंडल के बारे में, घटना है 1948 की। आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ मिर्ची पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमीरात से लाए थे और सारे भारत में उगाई यह जाती है। मिर्ची है वह कहाँ से आई है? पुर्तगाल से आई है और यह दक्षिण अमेरिका से लाए थे। मिर्ची पुर्तगाल देश के व्यापारी हैं, कहाँ से लाए थे? तो यह आपके दक्षिण अमेरिका से लाए थे। आपको ध्यान रखना है, यह सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है। दक्षिण अमेरिका से लाए थे। यह सारे भारतीय में उगाई जाती है। हमारे यहाँ भिंडी अफ्रीका से आई थी। कहाँ से आई थी? भिंडी अफ्रीका से आई थी। गोभी के बारे में बात करते हैं। गोभी मटर हमारी कहाँ से आई थी? यूरोप से आई थी, ठीक। भिंडी अफ्रीका से। लाल मिर्च की बात करते हैं दक्षिण अमेरिका से। गोभी मटर की बात करते हैं यूरोप से। चाय की बात करते हैं तो यह असम से। नेक्स्ट बात करते हैं सोयाबीन की, तो यह आपकी चीन से आई थी। तो बीन अमेरिका से आई थी। और बैंगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सब कहाँ पे उगाई जाती हैं? तो ये सारी चीज़ें आपकी हमारी भारत में उगाई जाती हैं, इंडिया में उगाई जाती हैं। आगे बात करते हैं बूंद बूंद दरिया दरिया। अध्याय 650। साल पुराना घड़ीसर नामक एक स्थान है, वहाँ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सर का मतलब क्या होता है? सर का मतलब होता है तालाब। घड़ीसर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है तालाब, ठीक। यहाँ तक आपकी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दक्षिण भारत से क्या आई थी? आपकी मिर्च आई थी। भिंडी आपकी अफ्रीका से। गोभी और मटर यूरोप से। चाय आपकी असम से आई थी। सोयाबीन आपकी चीन से। तो और जो बाकी की बैंगन, मूली, सेम, करेला, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, यह आपके भारत से आए हैं, यहीं पे उगाए जाते हैं। आगे बात करते हैं। इसे जैसलमेर के राजा घड़सड़ी लोगों के साथ मिलकर बनाया गया था। कहाँ से बनाया गया था? तो जैसलमेर के एक राजा थे जिसका नाम था गढ़सी। तो इन लोगों के द्वारा बनाया गया था। सर का मतलब क्या होता है? तालाब होता है, ठीक। क्या होता है? तालाब होता है, आपको ध्यान रखना है। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। इसके घाट पर एक बनाया गया स्कूल था, वहाँ पे बच्चे पढ़ने आते थे। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब एक तालाब पानी से भर जाता है तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता है। यानी कि पानी यहाँ पे भर के आ जाता है तो बाकी का जो पानी होता है वह उस तालाब में चला जाता है बहकर। इस तरह तालाब एक दूसरे से आपस में यहाँ पे जुड़े हुए थे। अलबर्नी एक यात्री भारत में आए थे। अलबर्नी की बात करते हैं तो यह यात्री हैं, कहाँ पे आए थे? भारत में आए थे। अलबर्नी की बात करते हैं तो यह उज्बेकिस्तान देश से आए थे। कहाँ से आए थे? अलबर्नी उज्बेकिस्तान देश से आए थे और यह भारत में सैर करने के लिए आए थे। अलबर्नी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों को जगहों पर देखा और उनके बारे में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया। इन्होंने समझा चीज़ों को कहाँ पर क्या है। तो यह भारत में घूमने आए थे और रहने वाले कहाँ के थे? यह उज्बेकिस्तान के थे। आगे बात करते हैं। पानी के स्रोत हैं जैसे बावड़ी, तालाब और नौला, धारा आदि, यह सारी चीज़ें हैं, तो आपको ध्यान रखना
है। ठीक, पानी के स्रोत हैं आपके बावड़ी, तालाब, औला, धारा, यह आपके पानी के स्रोत हो जाते हैं। कुएं सूखने के कुछ जगह, यानी कि कुएं सूखने की कुछ जगह होती हैं। कई जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है, तो इस वजह से यह जो कुएं हैं वह सूख गए हैं। मोटर से पानी को बाहर खींच लिया जाता है जमीन से, तो कुएं क्या पड़ जाते हैं, सूखे पड़ जाते हैं। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं रहे। तालाबों में क्या होता था, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता था, लेकिन अब इनमें तालाब में बारिश का पानी इकट्ठा नहीं होता है, तो ये भी क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया जाता है। सीमेंट से क्या कर दिया जाता है, इनको पक्का कर दिया जाता है, तो यह भी यहाँ पे पानी की जो मात्रा है वह बिल्कुल कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। दड़की माई राजस्थान के अलवर ज़िले में एक गांव में रहती थी। दड़की माई के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, तो यह राजस्थान के अलवर ज़िले में रहती थी। आगे बात करते हैं तरुण भारत संघ के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बना है आपका। तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था थी जिसको हम दड़की माई की तालाब के बनाने में इन्होंने मदद की थी। तो यह तरुण भारत संघ एक जल से संबंधित एक योजना यह लेकर के आते थे, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, वैसे तो सभी सागरों में पानी में नमक होता था, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। यानी कि नमकीन का मतलब होता है यहाँ का जो पानी है वह कैसा है, खारा पानी है। ठीक, पानी कैसा है, खारा है। आगे बात करते हैं। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम क्या निकल आता है, नमक निकल आता है। तो आप समझ सकते हो कि पानी कितना खारा था, कितना नमकीन था। यानी कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक है, तो आप यह सोच सकते हैं कि पानी कितना नमकीन होगा। यहाँ का पानी नमकीन होता है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मृत सागर होता है, यहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा नमकीन होता है, आपको ध्यान रखना है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। किसकी वजह से लेट सकते हैं, तो यहाँ पे आपका जो पानी की मात्रा में 1 लीटर में 300 ग्राम नमक है, तो आप यहाँ पे खारे पानी की वजह से यहाँ पे ऐसे लेट सकते हैं जैसे आराम से आप लेटे हुए हैं। ठीक, यहाँ पर क्या होता है कि डूबते नहीं हैं, मृत सागर में डूबते नहीं हैं। आगे बात करते हैं। कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें मलेरिया, मादा मच्छर, एनाफ्लिस से फैलता है। कांच की स्लाइड पर जो खून की बूंदें होती हैं, यह जो मलेरिया होता है, मादा मच्छर, एनाफ्लिस से फैलता है। ठीक, आगे बात करते हैं। डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से देखते हुए माइक्रोस्कोप से 1000 गुना बड़ी दिखती है, तो आपको ध्यान रखना है। इसलिए खून के अंदर की बीमारियां साफ दिखाई पड़ती हैं। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज़्यादा यह बड़ा दिखाई देता है, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। मलेरिया की जो दवाई है किससे बनाई जाती है, सिनकोना की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। छाल को उबालकर और छानकर ही इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई यहाँ पे बनाते हैं। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां, इनके आयरन यानी कि इनमें लोहा होता है। मक्खियाँ पेट की समस्याओं के रोग को फैलाती हैं, आपको ध्यान रखना है। मक्खियाँ हैं वह पेट की समस्याओं जैसे रोग को फैलाती हैं। शैवाल एक प्रकार का पौधा है जो बरसात के मौसम में ज़्यादातर फैलता है। शैवाल क्या है, एक पौधा है जो बरसात के मौसम में यह ज़्यादातर फैलता है। वैज्ञानिक जिसे मच्छर के पेट में झांका रोनर रॉस, जब लोग मलेरिया के बारे में नहीं जानते थे तब लोगों को लगता था यह खराब हवा की वजह से बीमारी हो रही है। ठीक,
आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कि दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया की परेशानी 17 नवंबर 2007 को दिल्ली नगर निगम से बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे एनीमिया का शिकार हैं। तो इसके लिए बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता था। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और फुर्ती से भी कम होती है। तो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है। आजकल इनमें बच्चों को हेल्थ कार्ड बना रहे हैं तो उनकी जांच भी चल रही है। एनीमिक बच्चों का आयरन लोहे की दवाई यहाँ पे बनाई जा रही है। आगे बात करते हैं, एनीमिया खून की कमी से होने वाली बीमारी है। एनीमिया क्या है? खून की कमी से होने वाली एक बीमारी है। लावे पतले पतले छोटे भटूरे के रंग के कीड़े होते हैं। मच्छर पानी के अंडे देते हैं। मच्छर हैं वह पानी में क्या देते हैं? अपने अंडे देते हैं। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो रोनाल्ड रॉस हैं इन्होंने मच्छर के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया था। तो यह इन्होंने दिसंबर 2019 में इनको चिकित्सा के क्षेत्र में क्या मिला था? एक नोबेल पुरस्कार मिला था। 1905 में मरते हुए भी यह कह रहे थे कि कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। यानी कि जो रोनाल्ड रॉस हैं यह इनको नोबेल पुरस्कार मिला था कब? 1902 में। लेकिन इनकी मृत्यु कब हो रही थी? 1905 में। तो फिर भी यह कह रहे थे कुछ ढूंढ लूँगा, कुछ नया ढूंढ लूँगा। आगे बात करते हैं ग्रुप लीडर के बारे में। तो इसके गुण होते हैं पर्वतारोहण के संदर्भ में है। यहाँ से बाकी लोगों का सामान उठाने में यहाँ पे मदद करनी होती है। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना होता है। जो चल न पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना होता है। रोकने के लिए कुछ जगह ढूंढनी होती है। यहाँ पे जो पर्वतारोहण पर जाते हैं, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना होता है। सबके खाने पीने का इंतजाम भी देखना होता है। ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने का लिए तैयार करना होता है। तो आपको यह चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक, ग्रुप लीडर के बारे में जो पर्वतारोहण के संदर्भ में कुछ चीज़ें हैं ध्यान रखनी है। दोबारा से बता देती हूँ कि बाकी लोगों का सामान होता है उसको उठाने में वहाँ भी मदद करनी होती है और पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही हमको आगे बढ़ना होता है। ठीक, जो चल न पाए उसका हाथ पकड़कर उसको चढ़ाना होता है। रुकने के लिए वहाँ पे जगह ढूंढनी होती है। साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना होता है। सबके खाने पीने का इंतजाम देखना होता है। ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना पड़ता है। यह ग्रुप लीडर की कुछ विशेष बातें थी। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है, आपको ध्यान रखना है। मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मिजो भाषा बोली जाती है। विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गर्म चॉकलेट वाला दूध ठंड से बचाव से ज़्यादा शक्ति के लिए होता है। विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ साथ गर्म चॉकलेट वाला दूध ठंड से बचाव से ज़्यादा शक्ति के लिए होता है। पर्वतारोहण का इस्तेमाल में की जाने वाली चीज़ें हैं जैसे स्लिग, पिंटॉन, हंटर शूज, स्लीपिंग बैग, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विड चीटर यानी जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने का सामान इत्यादि यह पर्वतारोहण के पास होना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर। आगे बात करते हैं टेकला गांव की। टेकला गांव की बात करते हैं। 1600 मीटर दूर यह ऊंचाई पर है। टेकला गांव है 1600 मीटर दूर ऊंचाई पर है। पर्वत चढ़ते समय हमारे शरीर का जो कोण होता है 90 डिग्री का होना चाहिए। पीठ सीधी होनी चाहिए। बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर यह जो दूरी है कितनी है? 8900 मीटर की दूरी है। इसको माउंट एवरेस्ट नेपाली नाम के जो सागर माथा है यहाँ पे इन्होंने क्या रखा था? अपना पहला कदम रखा था। कब रखा था? तो 23 मई 1984 को। और इन्होंने दूरी कितनी तय की थी? 8900 दूरी तय मतलब क्या की थी? 8900 दूरी तय की थी। ठीक,
आपको ध्यान रखना है। साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला और संसार की 5वीं एक ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। तो आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो बछेंद्री पाल हैं भारत की एक ऐसी पहली महिला बन गई थी जिन्होंने यहाँ पे अपना कदम रखा था और संसार की पहली 5वीं महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। गोलकुंडा दक्षिणी भारत में हैदराबाद नगर पर स्थित है। गोलकुंडा कहाँ पर है? दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर पर पश्चिम में स्थित है। ठीक, आगे बात करते हैं। इस किले की बाहरी दीवार 87 बुर्ज है और मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट, सुरक्षा के कड़े यहाँ पे इंतजाम है। ठीक, आगे बात करते हैं। सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। सन 1518 में 1687 तक, 1518 से लेकर 1687 तक यहाँ पे कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया था। आदिवासी लोग बनाते आए हैं। कांसे की चीज़ें हजारों साल पहले से यहाँ पे होती थी। मल्लापुरम जिला है वह कहाँ पे है? आपका केरल राज्य में है। ठीक, आसमान तारे चांद, आसमान में तारे चांद सूरज ये सब अंतरिक्ष में है। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूरी स्पेसशिप में गई थी। कहाँ पे गई थी? जो आपकी कौन थी? सुनीता विलियम्स थी। तो यह आपकी 360 किलोमीटर की दूरी पर स्पेस में यह गई थी। आगे बढ़ते हैं। तारे क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं। टूटता तारा उल्का पिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। यह कहाँ पे आता है? तो जो उल्का पिंड होता है पृथ्वी के वायुमंडल में आते आते यह जल जाता है। आगे बात करते हैं। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं वह यहाँ पे उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। कहाँ पर? चांद पर। आगे बात करते हैं। सुनीता अंतरिक्ष में सबसे लंबी समय तक रहने वाली पहली महिला थी। सुनीता विलियम्स हैं वह अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा रहने वाली, एक लंबे समय तक रहने वाली महिला थी। सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखकर कहा कि यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते, ये लाइनें तो कागज़ पर ही होती हैं। सुनीता विलियम्स ने कहा था अंतरिक्ष में वहाँ पे यह लंबे समय तक रही थी कि यहाँ तो अलग अलग देश नहीं दिखते लेकिन यह कागज़ पर ही हमें दिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुंबई भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। मुंबई में सबसे ज़्यादा भीड़ है तो मुंबई है वह भारत का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर है। मुंबई से दिल्ली पहुंचने के लिए हमें महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जैसे कई राज्यों को पार करना होता है। मुंबई पहुंचने के लिए हमको महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जैसे कई राज्यों को पार करना पड़ता है। मुंबई से दिल्ली की दूरी कितनी है? 1400 किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर दूरी है। आपको ध्यान रखना है कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से दिल्ली तक। और राज्य पड़ते हैं आपके महाराष्ट्र, गुजरात और आपका राजस्थान। ठीक, आगे बात करते हैं। पहाड़ों के कारण जम्मू और कश्मीर की सड़कें क्या हैं? कठिन हैं। पहाड़ों के कारण जम्मू और कश्मीर की जो सड़कें हैं वह कैसी हैं? कठिन हैं। लेह लद्दाख तक पहुंचने के लिए जम्मू और कश्मीर को पार करना पड़ता है। लेह लद्दाख तक पहुंचने के लिए किसको पार करना पड़ता है? जम्मू और कश्मीर को पार करना पड़ता है। पहाड़ी इलाके में लोग नायलॉन के टेंट का इस्तेमाल करते हैं। पहाड़ी इलाके में लोग क्या करते हैं? नायलॉन के टेंट का इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लद्दाख को क्या कहा जाता है? ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। लद्दाख को आपको लकड़ी के घर, ढलान वाली छतें और बर्फ के ढके हुए घर दिखाई देते हैं। हिमाचल प्रदेश में है यह आपका। ठीक, लद्दाख कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। आपको ध्यान रखना है। इसको हम क्या बोलते हैं? ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। पहाड़ी के इलाकों में नायलॉन के क्या बनाए जाते हैं? टेंट बनाए जाते हैं। और आपको यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर में सड़कें कैसी हैं? बहुत ही कठिन सड़कें हैं।
आगे बढ़ते हैं। लद्दाख ऊंचा, सूखा और सपाट है, जिसे ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। लद्दाख को ऊंचा, सूखा, सपाट है, इसको हम ठंडा मरुस्थल कहते हैं। लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है। लद्दाख में क्या होता है, बहुत ही कम वर्षा होती है। लद्दाख में ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ और ठंडी सपाट जमीन है। सूखेपन की वजह से कोई पौधे और पेड़ यहाँ पे उगते नहीं हैं। लद्दाख में ठंडा ठंडा वहाँ पे होने की वजह से यहाँ पे कोई भी पेड़ क्या नहीं होता, उगता नहीं है। लद्दाख में झूले झूले का अर्थ क्या होता है, स्वागत करना होता है। क्या करना होता है, वेलकम करना होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, लद्दाख भाषा में झूले झूले का अर्थ होता है स्वागत करना। लद्दाख में बने घरों की खासियत, यह 2 मंजिलों वाले इमारतें होती हैं। लद्दाख में बने घरों की जो खासियत होती है, यहाँ पे क्या होती है, इनको हम इमारत यहाँ पे होती है। इन पत्थरों से बने होते हैं, घर पत्थरों से बने होते हैं जो एक के ऊपर एक होते हैं, यानी पत्थर होते हैं वह एक के ऊपर रखे होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने इनको कंप्लीट कर लिया है। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे उनकी तैयारी है वह बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। आप सभी को पता है एग्ज़ाम आपका 20 अगस्त का है। आप सभी ने जो आपका एडमिट कार्ड है वह डाउनलोड कर लिया होगा। तो आपको क्या करना है कि आपने अपना सेंटर देख लिया, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। जो आपके OMR सीट है उसको थोड़ा सा भरने की प्रैक्टिस करके जानी है आपको, जिससे क्या होगा, वहाँ पे आपको गोले भरने में आसानी हो जाएगी। आपको बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है। सबसे पहले आपको CDP को करना है, CDP आपकी करनी है। उसके बाद में आपको हिंदी को पढ़ना है, यानी कि हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, गद्यांश पद्यांश और आपकी 15 नंबर की पैडागोजी आती है उसको। फिर इसके बाद में आपको EVS को देखना है, यानी कि आपने इन सभी में 22 से 25 स्कोर कर लिया इन तीनों में, तो आपका पेपर बिल्कुल रुकेगा नहीं। आपको फिर यहाँ पे मैथ पैडागोजी देखनी है। मैथ की पैडागोजी मैंने आपको कराई दी है, आप देख सकते हैं। सभी जो आपके 2022-23 वाले प्रीवियस ईयर पेपर थे उनकी पैडागोजी को कराई दिया है मैंने, आप देख सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे हम किसकी, जो आपकी इंग्लिश की बात करते हैं और आपकी आती है संस्कृत। ठीक, यहाँ पे संस्कृत, ठीक, संस्कृत की बात करते हैं तो यह भी आपकी, इसमें अगर आपका ज़्यादा स्कोर नहीं होता है, 10-10 नंबर भी आपके आ जाते हैं, 15-15 नंबर आ जाते हैं, वह आपके लिए बहुत एक अच्छा स्कोर बन जाएगा। यानी कि आपका जो स्कोर है 100 से 110 के बीच में आपका हो जाएगा। आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको बिल्कुल नो टेंशन हो करके देना है एग्ज़ाम को। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ करके नहीं आना है इस एग्ज़ाम में। तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या क्या लेकर के जाना है मैं आपको बता दूं। एक अपना फ़ोटो लेकर के जाना है, ठीक, एक अपना फ़ोटो लेकर के जाना है। और आपका जो दूसरे नंबर पर आता है, आपका जो क्या लेके जाना है आपको, जो आपका एडमिट कार्ड हो गया, ठीक, एडमिट कार्ड हो गया। और आपको पेन का ध्यान रखना है क्योंकि आपका एग्ज़ाम इस बार ऑफलाइन है। क्या क्या लेके जाना है, पेन लेके जाना है, वो भी कौन सा, ब्लैक, ठीक, ब्लैक वाला। और चौथे नंबर पर आता है आपका, आपके लिए फ़ोटो हो गया, एडमिट कार्ड हो गया और पेन हो गई आपकी। और क्या लेके जाना है वहाँ पे, आपका जो आधार कार्ड होता है, क्या होता है, आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड आपको लेकर के जाना है। ठीक, वहाँ पे ID प्रूफ मांगते हैं तो आधार कार्ड आपको लेके जाना है। इन 4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एडमिट कार्ड है आपको कलरफुल निकलवाना है। कैसे निकलवाना है, कलर में निकलवाना है, जिससे क्या होगा कि वहाँ पे वह लोग हैं जो एडमिट कार्ड कलर में ही मांगते हैं। ठीक, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आगे चल के आपको UP टेट की तैयारी कराऊंगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप UP टेट के लिए देख सकते हैं, मैंने सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके 2011 से लेकर 2021-22 तक के जो आपके UP टेट की परीक्षाएं हुई हैं उन सभी को मैंने आपको करा ही दिया है, तो आप उनको देख सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।